अलाउड करनी पड़ती है ना। ओके जी, लास्ट टॉपिक फॉर दिस कोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड एंड शेयर रीपर्चेजेस। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी, हाउ dividend policy is managed by the companies, and what is the concept of share repurchases. That is what we'll be covering in this chapter. These are the contents that we'll be covering: investor preferences on dividends, signaling effects, residual model, dividend reinvestment plans, stock repurchases, stock dividend and stock splits. So let's start with the dividend policy. Every company has to come up with a dividend policy. A policy, dividend is basically the share of profit which is given to the shareholders. So why the shareholders are investing in a company? Objective उनका क्या है? ये objective होता है कि यार इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसके अंदर इजाफा होगा तो हमें उससे फ़ायदा होगा, कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो उसमें से हमें डिविडेंड मिलेगा. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग. So company has to decide what portion of the income is to be given to the shareholders and what portion is to be retained. ठीक है ना, यानी एक तो है ना कि रैंडमली प्रॉफिट वेरी करते हैं, प्रॉफिट आएगा तो देखेंगे, और एक ये कि आपने पहले से एक अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है कि जी हम ये हमारी पॉलिसी, हम इसको फॉलो करेंगे. नाउ दिस डिविडेंड पॉलिसी इंक्लूड हाउ हाई और लो डिविडेंड पे आउट. क्या कंपनी प्रेफर करती है कि जी डिविडेंड दे दिया जाए, सारा प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या कंपनी प्रेफर करती है कि उसको अपने एक्सपेंशन में, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर री इन्वेस्ट किया जाए. वेदर देयर शुड बी ए स्टेबल और इरेगुलर डिविडेंड. वही बात है कि जी प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा. तो रेगुलर या इरेगुलर क्या पॉलिसी हमारी. हाउ फ्रीक्वेंटली टू पे द डिविडेंड. कुछ कंपनीज हैं जो एनुअल पे करती हैं, कुछ क्वार्टरली पे करती हैं, कुछ कंपनीज 2 साल बाद पे करते हैं, कुछ 3 साल तक कोई डिविडेंड पे नहीं करती. तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी डिविडेंड की. एंड शुड दिस पॉलिसी बी अनाउंस्ड. क्या हमारी पॉलिसी ऐसी है कि जी शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए कि ये कंपनी इस पॉलिसी को फॉलो करती है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर कवर्ड इन डिविडेंड पॉलिसी. नाउ देयर आर सर्टेन थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू डिविडेंड. जिस तरह कैपिटल स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने 2 थ्योरीज देखी थी. उसमें जो है वो M&M की थ्योरी थी और सिग्नलिंग थ्योरी थी उसके अंदर. इसी तरह से यहाँ पे भी डिविडेंड के अंदर भी सर्टेन थ्योरीज आर देयर. डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन्वेस्टर्स आर इनडिफरेंट बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेंशन जनरेटेड कैपिटल गेन्स. यानी ये थ्योरी ये कहती है कि जी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिविडेंड पॉलिसी से शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को कोई इफेक्ट नहीं करती. इसलिए क्यों इफेक्ट नहीं करती कि इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट देयर ओन डिविडेंड पॉलिसी. इफ दे वांट कैश दे कैन सेल स्टॉक. अगर आपको डिविडेंड चाहिए ना, डिविडेंड का मतलब आपको कैश चाहिए, अगर आपको कैश चाहिए तो फिर अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो आप सेल करके, शेयर सेल करके अपनी वो ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं. इफ दे डोंट वांट कैश दे कैन यूज डिविडेंड टू बाय स्टॉक. ठीक है, अगर कंपनी जो है वो अगर कंपनी डिविडेंड दे भी देती है और आपको कैश की जरूरत नहीं, आप शेयर्स में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ये कहती है कि जी इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी डिविडेंड की पॉलिसी खुद बना सकते हैं. दे कैन हैव देयर ओन डिविडेंड पॉलिसी. दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय मॉडिग्लानी एंड मिलर. वही M&M दे प्रपोज दिस थ्योरी, बट इट इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. यानी इस थ्योरी में जो अजम्पशन है वो ये है कि देयर आर नो टैक्सेस और ब्रोकरेज कॉस्ट. यानी ये कहना कि जी आप अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने शेयर बेचें. शेयर बेचने पे ब्रोकरेज फ़ी भी पे करनी पड़ती है ना. तो उनके ये थ्योरी उस हद तक तो ठीक है. अगर इसमें टैक्स ये अज्यूम कर लिया जाए कि देयर इज़ नो ब्रोकरेज फ़ी एंड देयर इज़ नो टैक्स, फिर तो ये कुछ सेंस बनता है. लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली आपको ब्रोकरेज फ़ी भी पे करना पड़ती है, और सिमिलरली अगर आप डिविडेंड पे जाते हैं तो डिविडेंड में टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है. हाँ, सो दिस थ्योरी नीड एन एम्पिरिकल टेस्ट कि जी क्या ये थ्योरी सही है या नहीं है. जब तक इसको टेस्ट ना करें उसको हम अप्रूव नहीं कर सकते. व्हाई इन्वेस्टर्स माइट प्रेफर डिविडेंड.
दे मे थिंक डिविडेंड्स आर लेस रिस्की देन पोटेंशियल फ्यूचर कैपिटल गेन। एक बात है ना, अब बर्ड इन हैंड वाली बात है कि जी जो चीज़ आज है, जो आपको नकद, आज नकद कल उधार, तो लोग कैश को हमेशा प्रेफर करते हैं, बाद वाली चीज़ तो अनसर्टन है, तो इसलिए वो डिविडेंड को प्रेफर करते हैं कि जी। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी है, आज जो आपको $1 मिल रहा है और $1 आपको 1 साल बाद मिलेगा, तो जो आज मिल रहा है वो बेहतर है उससे जो 1 साल के बाद आपको $1 मिलेगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि जी दीज इन्वेस्टर्स दे प्रेफर डिविडेंड कि जी हमें जो अभी मिल जाए वो बेहतर है बजाय इसके कि कल को या बाद में कुछ मिलेगा। सो if this is the situation कि जी dividends are considered less risky than potential future capital gain, then investors would value high payout firms more highly. That is, a high payout would result in high price of the share. यानी वो कंपनी जिनके जो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उनके शेयर खरीदना चाहेंगे, तो उनकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी ना मार्केट के अंदर, ठीक है। तो दैट विल रिजल्ट इन हाई शेयर प्राइस। अच्छा, वाई वुड द इन्वेस्टर्स प्रेफर कैपिटल गेन? कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डिविडेंड को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, वो कैपिटल गेन को ज़्यादा। कैपिटल गेन क्या है? शेयर की प्राइस में इजाफा। वो कहते हैं ठीक है, डिविडेंड नहीं भी दिया कंपनी ने, 10 रुपये शेयर की प्राइस बढ़ गई है मार्केट में, तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हमें कंपनी जो है वो 5 रुपये डिविडेंड दे देती। सो वाई दे प्रेफर कैपिटल गेन? दे माइट वांट टू अवॉइड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये, अगर आप शेयर खरीदें और बेचें तो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ब्रोकरेज फी पे करनी पड़ती है। इसकी बजाय अगर आप उसी कंपनी की शेयर रिटेन कर लेते हैं और उसकी प्राइस बढ़ रही है तो आपको वो ब्रोकरेज कॉस्ट बच गई। मैक्सिमम टैक्स रेट इज सेम एज ऑन डिविडेंड, बट अच्छा, जो कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा वो तो तब लगेगा ना जब आप शेयर बेचेंगे, जब तक नहीं बेचते हैं कोई टैक्स नहीं है। लेकिन डिविडेंड में जब आपको डिविडेंड मिलेगा उसमें से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। So taxes on dividend are due in the year when they are received, while taxes on capital gains are due whenever the stock is sold. If an investor holds a stock until his or her death, beneficiaries can use the date of the death as the cost basis and escape all previously accrued capital gains. ठीक है, तो उस केस में भी अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो फिर उसमें उसको टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है। तो ये रीज़न है कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे माइट प्रेफर कैपिटल गेन रादर देन डिविडेंड। ओके, इसमें भी सिग्नलिंग हाइपोथेसिस है। इन्वेस्टर्स व्यू डिविडेंड इंक्रीज एज सिग्नल ऑफ मैनेजमेंट व्यूज ऑफ द फ्यूचर। यानी अगर कंपनी ने डिविडेंड ज्यादा दिया पिछले साल की निस्बत तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। व्हाई? सिंस मैनेजर्स हेट टू कट डिविडेंड्स, दे वोंट रेज डिविडेंड अनलेस दे थिंक दैट रेज इज सस्टेनेबल। वो यानी इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगर उन्होंने कंपनी ने डिविडेंड बढ़ाया है तो अगले साल कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा, और अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है। दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल। इंक्रीज इन डिविडेंड, अगर आपका डिविडेंड पिछले साल से ज्यादा मिला है इस साल, तो ये इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव सिग्नल है। However, a stock price increase at time of a dividend increase could reflect higher expectation for earning per share, not a desire for dividend. ठीक है, लाजमी बात है जब आप डिविडेंड ज़्यादा करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में, उसकी लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से बढ़ जाती है। व्हाट इज़ क्लाइंटल इफेक्ट? डिविडेंड के हवाले से क्लाइंटल इफेक्ट ये है कि कंपनी ने अपनी अगर एक पॉलिसी बनाई है डिविडेंड की, जो लोग उसको पसंद करते हैं पॉलिसी को, वो क्लाइंट बन जाएंगे, वो शेयर उस कंपनी के ले लेंगे। जो लोग उस कंपनी से मुत्तफिक नहीं है, जिनको वो कंपनी की पॉलिसी पसंद नहीं है, वो अपने शेयर बेच देंगे। ठीक है ना, तो वही होता है ना, लाइक माइंडेड ग्रुप बन जाता है। जो उसको पसंद करते हैं, क्लाइंटल इफेक्ट ये कहता है कि जी जो लोग डिविडेंड को पसंद करते हैं तो दे विल ज्वाइन द कंपनीज विच आर पेइंग रेगुलर डिविडेंड, उसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। जो लोग कैपिटल गेन्स को प्रेफर करते हैं तो वो उन कंपनीज के शेयर को प्रेफर करेंगे, उन कंपनीज के शेयर को लेंगे जो कैपिटल गेन्स दे रही हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वही रिस्क वर्स रिस्क। तो जो मतलब आपका क्लाइंटल है वो आपके साथ जुड़ता जाएगा जिस तरह की आपकी डिविडेंड पॉलिसी है। नाउ दिस क्लाइंटल इफेक्ट इम्पीड चेंजिंग डिविडेंड पॉलिसी। ये फिर एक मसला है कि जब आपके पास एक सर्टन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर आ गया है, एक सर्टन माइंडसेट का इन्वेस्टर है, तो फिर वो पसंद नहीं करेगा कि आप अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज करें। टैक्सेस एंड ब्रोकरेज कॉस्ट हर्ट इन्वेस्टर्स हु हैव टू स्विच कंपनीज। अच्छा, डिविडेंड के अंदर जो है वो हाउ टू
तरीका है डिविडेंड को कैलकुलेट करने का, विच इज रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल। रेजिडुअल डिविडेंड, बचा खुचा डिविडेंड, मतलब ये है कि जी जब आपको इनकम आई तो आपकी पहली प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट डिविडेंड, योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज योर कैपिटल बजट, कि जी हमें अपने बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, उसमें से कितना पैसा हमने प्रॉफिट से लेना है। पहले हम वो लेंगे पैसा, बाकी जो बच जाएगा बचा खुचा रेजिडुअल, वो हम देंगे डिविडेंड के अंदर। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल। दिस पॉलिसी मिनिमाइजेस फ्लोटेशन एंड इक्विटी सिग्नलिंग कॉस्ट, हेंस मिनिमाइजेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये आपके यानी जब आपने डिविडेंड दिया तो आपको यानी आपने, अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे कम हो गई, जब आपने अपना कैपिटल बजट कवर किया प्रॉफिट से, तो आपको नए शेयर इशू नहीं करने पड़े। नए शेयर इशू नहीं करने पड़े तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आई। फ्लोटेशन कॉस्ट यही होते हैं ना, जब आप नए शेयर इशू करते हैं तो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती, तो आपने बजाय इसके कि आप शेयर बेच के वो पैसे पूरे करते, आपने अपने प्रॉफिट से वो पैसा पूरा कर लिया। तो इस वजह से आपके पास, अच्छा दूसरा वो है इक्विटी सिग्नलिंग। वो सिग्नल जो आप जब आपने हाँ मतलब वो सिग्नल था ना, इंक्रीज हुआ डिविडेंड में तो एक पॉजिटिव सिग्नल गया, डिक्रीज होगा तो फिर एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा। तो अब आप वो उससे भी अपने आप को बचा रहे हैं कि आपने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। ये बेसिकली दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिविडेंड बेस्ड ऑन रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल। डिविडेंड किसके बराबर आएगा, नेट इनकम, टोटल नेट इनकम में से हमने क्या माइनस किया है, हमने उसमें से अपना कैपिटल बजट माइनस किया। ठीक है, टोटल कैपिटल बजट, कैपिटल बजट ये कि जो हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है, एक्सपेंशन के लिए, कोई नई मशीन लेनी है, कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस की जो हमारी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने नेट इनकम से पूरी करनी है। तो अब वो टोटल हमारा बजट है, उसमें से कितना पोर्शन हमने इक्विटी में से पूरा करना है, वो इक्विटी वाला पोर्शन हम नेट इनकम से लेंगे, बाकी हम लोन लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल बोलते हैं कि इसमें से नेट इनकम में से पहले हमने अपना कैपिटल बजट निकाल लिया, जो बच गया वो हम डिविडेंड पे करेंगे। वो आपका है, वो आपका है। हाँ, तो ये रेजिडुअल आपका है। कैपिटल बजट इज $800,000, एग्जाम्पल है यहाँ पे। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर इज 40% डेट एंड 60% इक्विटी। फोरकास्टेड नेट इनकम इज 600,000। हाउ मच ऑफ द फोरकास्टेड नेट इनकम शुड बी पेड आउट एज डिविडेंड। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं जो कि ऊपर फॉर्मूले में चाहिए। नेट इनकम हमारे पास गिवन है, कैपिटल बजट हमारे पास गिवन है, और टारगेट कैपिटल इक्विटी रेशियो हमारे पास गिवन है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट डिविडेंड। $800,000 हमारा कैपिटल बजट है, उसका 60% हमने इक्विटी में से लेना है, तो ये $480,000 आ गया। हमारा प्रॉफिट है 600,000, 6 लाख प्रॉफिट है, उसमें 4,80,000 हमें कैपिटल बजट के लिए चाहिए, वो हमने निकाल लिया। पीछे 1,20,000 बच गया, 120,000, ये हम दे देंगे डिविडेंड, रेजिडुअल डिविडेंड। ये रेजिडुअल है जो कि हम पे करेंगे एज डिविडेंड। अगर हम इसकी पे आउट रेशियो निकालें, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 1,20,000 डिविडेंड है आउट ऑफ 600,000 प्रॉफिट। 120,000 डिवाइड बाई 600,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 20% आता है। यानी नेट इनकम का 20% हमने डिविडेंड दिया, 80% हमने अपने बजट में इस्तेमाल कर लिया। डिविडेंड कैसे, पे आउट कैसे निकालना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। जो डिविडेंड दिया है उसको नेट इनकम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल आएगा। यानी टोटल इनकम का 20% हमने डिविडेंड दिया है इस एग्जाम्पल में, 80% हमने अपने बजट के अंदर इस्तेमाल कर लिया। What if the net income drops to 400,000, rises to 800,000? यानी डिविडेंड पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हमारी नेट इनकम कम हो जाए, 400,000 पे चली जाए, या हमारी नेट इनकम बढ़कर 800,000 पे चली जाए। ओके, सो अगर हमारी इनकम 400,000 पे चली जाएगी तो फिर हमारा डिविडेंड माइनस में जा रहा है। 4,80,000 हमें चाहिए था और इनकम ही 4 लाख है, तो 80,000 हमें और शेयर्स बेचने पड़ेंगे। डिविडेंड 0,
डिविडेंड तो दे ही नहीं सकते, माइनस में जा रहा है। और 80,000 जो हमने पूरा करना उसके लिए हमें मजीद शेयर्स भी इशू करने पड़ेंगे। अगर हम 800,000 नेट इनकम पे चले जाएं तो फिर हमारे पास डिविडेंड बढ़ जाएगा। 800,000 में से 480,000 हमने डिविडेंड देना है, 3,20,000 हमारे पास, 480,000 हमने कैपिटल बजट में लगाना है, तो 320,000 हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। इस हिसाब से हमारी पे आउट रेशियो 40% आ जाएगी। How would a change in investment opportunities affect dividend under the residual policy? Fewer good investments would lead to smaller capital budget, hence to a higher dividend payout ratio. रेजिडुअल मॉडल में हमारे पास assumption ये है कि हमारा कैपिटल बजट है, हमने कहीं इन्वेस्ट करना है। अगर हमारे पास इन्वेस्ट ना है करना, हमने हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम मजीद आगे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फिर क्या होगा, फिर डिविडेंड पे आउट बढ़ जाएगा, बजट हमारा कम हो जाएगा, डिविडेंड बढ़ जाएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारा कैपिटल बजट बढ़ जाएगा, डिविडेंड हमारा कम हो जाएगा। अच्छा जी, फायदा क्या है इसका रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल का? वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जी इट मिनिमाइजेज न्यू स्टॉक इश्यूज एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी कम हो गई, नए शेयर आपको इश्यू नहीं करने पड़ेंगे, वो पैसा जो आपने इक्विटी से पूरा करना था वो आपने नेट इनकम से पूरा कर लिया। डिसएडवांटेज क्या है? इट विल रिजल्ट इन वेरिएबल डिविडेंड, बचा कुचा देना ना, तो कभी प्रॉफिट ज्यादा होगा, रेजिडुअल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, कभी प्रॉफिट कम होगा तो रेजिडुअल कम हो जाएगा, या कभी आपके पास कैपिटल बजट बढ़ जाएगा तो रेजिडुअल कम हो जाएगा, कभी कैपिटल बजट कम होगा तो रेजिडुअल बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल आपके पास डिविडेंड आएंगे। जब वेरिएबल डिविडेंड आएंगे तो इट विल सेंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल। इंक्रीज तो पॉजिटिव देता ना, एक दफा बढ़ गया एक दफा कम हो गया तो फिर तो ये सिग्नल सही नहीं जा रहा ना। इट विल इंक्रीज द रिस्क एंड इट डजंट अपील टू एनी स्पेसिफिक क्लाइंटेल। वो क्लाइंटेल इफेक्ट वाला भी मसला है कि कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जब पॉलिसी चेंज हो रही है तो फिर लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, conclusion, consider residual policy when setting long term target payout but don't follow it rigidly from year to year। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बनाएं, उसके हिसाब से आप उसको देखें, ईयरली बेसिस पे आप एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करें। अच्छा जी, व्हाट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम ड्रिप कहते हैं, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। आमिर आमिर उसमें भी जा रही है आपकी आवाज। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है जी? shareholders can automatically reinvest their dividend in shares of the company's common stock, get more stock than cash। यानी अगर आप अपने आप को इनरोल कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में, यानी कंपनी, आप ये कह रहे हैं, साइन ये कर रहे हैं कि जी मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, इसकी जगह आप मुझे शेयर्स दे दें। ठीक है, तो दिस इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ अब कंपनी ने आपको शेयर देने हैं, कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि शेयर मार्केट से लेके दें, अपने कंपनी स्टॉक मार्केट से अपने शेयर लेके आपको दे दें। दूसरा ऑप्शन ये कि नए शेयर इशू करें। दोनों तरीके हो सकते हैं इसमें। अगर आप ओपन मार्केट पे जाते हैं, यानी अगर आपने ओपन मार्केट से खरीदना है, तो उसका तरीका क्या होगा कि जो आपने डिविडेंड का पैसा है वो आप दे देंगे एक ट्रस्टी को, ट्रस्टी के हवाले कर देंगे, उसको आप ये ऑथराइज करेंगे कि जी इस पैसे से आपने शेयर्स उठाने हैं मार्केट से, ब्रोकरेज। तो अब वो जो ट्रस्टी है ना, उसने बल्क में उठाने ना, तो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज कन्वीनियंट इजी वे टू इन्वेस्ट, दस यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में इस तरीके से आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं न्यू स्टॉक प्लान के ऊपर, नए शेयर्स इशू करने हैं, तो इन दैट केस फर्म इशू न्यू स्टॉक टू ड्रिप एनरोलीज यूजुअली एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस। मार्केट में अगर शेयर की 50 रुपए प्राइस है तो हो सकता है कंपनी आपको 40 रुपए पे दे दे, कुछ डिस्काउंट के साथ आपको, लेकिन शेयर की एक्चुअल प्राइस 10 रुपए है, ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी आपको 30 रुपए में दे रही है, लेकिन स्टिल 10 रुपए डिस्काउंट है क्योंकि मार्केट में वो 40। आप फायदा, अगर आप बेचना चाहें आप 40 पे बेच सकते हैं ना, वही शेयर आप मार्केट में बेच के, कंपनी को फायदा ये कि कंपनी को 20 रुपए उस पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये फर्म्स दैट नीड न्यू इक्विटी कैपिटल यूज न्यू स्टॉक प्लान्स। अगर कंपनी का प्लान है शेयर्स को बढ़ाने का तो वो इस प्लान को अडॉप्ट करेंगे। फर्म्स विद नो नीड फॉर न्यू इक्विटी कैपिटल यूज ओपन मार्केट परचेज प्लान। जो अपने नए शेयर्स नहीं, अपने नंबर ऑफ शेयर्स या नहीं बढ़ाना चाहते तो वो फिर ओपन मार्केट पे जाते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज।
मोस्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज हैव अ ड्रिप प्लान, इट इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये आ गया, थोड़ा सा हमने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर ली। आईपीओ तो पहली दफ़ा जब अभी वो जब बिल्कुल नई कंपनी वो आईपीओ है, जिसके ऑलरेडी पहले से शेयर्स हैं वो आईपीओ नहीं, वो एडिशनल शेयर्स हैं। सेटिंग डिविडेंड पॉलिसी, जी क्या तरीका होना चाहिए, ये उसकी रिकमेंडेशंस हैं कि दिस इज हाउ वी कैन सेट अ डिविडेंड पॉलिसी। फोरकास्ट कैपिटल नीड्स ओवर अ प्लानिंग हॉरिजन 5 ईयर्स, जनरली 5 साल मनसूबा, क्या क्या आपके प्लान्स हैं उसके हिसाब से आप अपना कैपिटल बजट बना लें। सेट अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले आपने कैपिटल बजट बनाया, फिर आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर 40 60 30 70 जो भी है। एस्टिमेट एनुअल इक्विटी नीड्स, उसकी वो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर से आपको अपनी इक्विटी नीड पता चल जाएगी कितना पैसा हमें चाहिए। सेट टारगेट पे आउट बेस्ड ऑन द रेजिडुअल मॉडल, अब आपने जहाँ पे आपने कैपिटल स्ट्रक्चर फोरकास्ट किया वहाँ आपने अपनी इनकम भी फोरकास्ट की है, उस हिसाब से अब आप रेजिडुअल निकाल लें, उसके हिसाब से फिर आप जो आप पॉलिसी जो आप डिविडेंड पे आउट निकालेंगे उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ नजर आनी चाहिए। सो जनरली सम डिविडेंड ग्रोथ रेट emerges, मेंटेन टारगेट ग्रोथ रेट इफ पॉसिबल, वेरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर समवट इफ नेसेसरी। ये इसकी जो है ना रिकमेंडेशन ये है कि ताकि आपकी एक स्टेबल पॉलिसी भी हो, उसके अंदर एक ग्रोथ भी नजर आए और वो रेजिडुअल वाला भी, वो इक्विटी वाली भी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल, यानी ये चीजें आपकी वो सारे जो अभी तक हमने चीजें डिस्कस की उनको कवर कर जाती है ये रिकमेंडेशंस। स्टॉक रीपरचेज, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ये जो अभी न्यूमेरिकल के अंदर, जिसमें वो 8 मिलियन उन्होंने लोन लिया और उससे अपने शेयर उठाए। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट है स्टॉक रीपरचेज का। सो बाइंग ऑन स्टॉक बैक फ्रॉम स्टॉक होल्डर्स, व्हाई द कंपनी वुड डू दैट, क्यों कंपनी अपने शेयर्स परचेज करेगी। एज एन ऑल्टरनेटिव टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज डिविडेंड, बजाय आपने कैश देने के आपने उससे अपने डिविडेंड उठा लिए, परचेज कर अपने जो है वो शेयर उठा लिए। टू डिस्पोज ऑफ वन टाइम कैश फ्रॉम एन एसेट, कोई आपने एसेट सेल किया था, वो कैश आपके पास आ गया, तो बजाय इसके कि उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करें, हम अपने ही शेयर उसे उठा के अपने पास इन्वेस्ट कर लेते हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस रीपरचेज कैन बी टू मेक अ लार्ज कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना है, एक्विटी को हम कम करना चाहते हैं और डेट को बढ़ाना चाहते हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो रीपरचेज से हम ये कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, फायदा क्या है इसका। स्टॉक होल्डर्स कैन टेंडर और नॉट, रीपरचेज के लिए स्टॉक होल्डर की मर्जी है ना, वो बेचना चाहे तो बेचे, नहीं बेचना चाहता ना बेचे। इट हेल्प्स अवॉइड सेटिंग अ हाई डिविडेंड दैट कैन नॉट बी मेंटेन, यानी आपके पास पैसा ज्यादा था, एक ऑप्शन ये थी कि आप दे देते डिविडेंड, लेकिन एक साल देते फिर वो नीचे आ जाता तो वो नेगेटिव सिग्नल होना था, उससे अवॉइड करने के लिए आपने शेयर्स रीपरचेज कर लिए। रीपरचेज स्टॉक कैन बी यूज्ड इन टेक ओवर्स और रीसोल्ड टू रेज कैश एज नीडेड। ठीक है, जब आपको अगर कभी जरूरत पड़ जाती है कैश की तो उन्हीं शेयर्स को आप बेच भी सकते हैं और उन्हीं शेयर्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर टेक ओवर। इनकम रिसीव्ड इज कैपिटल गेन रादर देन हायर टैक्स डिविडेंड। अब ये जो आपके पास अपने ही शेयर आपने रीपरचेज किए हुए हैं, उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो आपको कैपिटल गेन मिल रहा है, डिविडेंड तो आपने देना नहीं है, अपने आपको तो डिविडेंड नहीं देगा ना, डिविडेंड आपने नहीं देना है, लेकिन आपको उस पर कैपिटल गेन मिल रहा है। स्टॉक होल्डर्स में टेक एज अ पॉजिटिव सिग्नल, रीपरचेज का सिग्नल भी पॉजिटिव है। व्हाई, बिकॉज मैनेजमेंट थिंक स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, यानी शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं कि यार कंपनी क्यों अपने शेयर उठा लिए, इसका मतलब कंपनी ये समझती है कि हमारे शेयर्स की प्राइस इस वक्त कम है, खरीद लेने चाहिए हमें, अंडर वैल्यूड है। हाँ, बाद में ओवर वैल्यू होगा तो हम इसको सेल करके अपना वो प्रॉफिट कम कर सकते हैं। सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, इट कैन बी व्यूड एज अ नेगेटिव सिग्नल, फर्म हैज पुअर, यानी अगर आप अपने शेयर रीपरचेज करें तो आप कहीं और क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, इट मींस कि कंपनी के पास फर्म हैज पुअर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक सिग्नल जा सकता है। आईआरएस, ये अमेरिका का जो है ना वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जैसे हमारा एफबीआर है तो अमेरिका का आईआरएस है, could impose penalties if repurchase were primarily to avoid taxes on dividend। ठीक है, अगर ये स्टैब्लिश हो जाए कि कंपनी ने इसलिए रीपरचेज किए हैं कि हमें टैक्स ना देना पड़े, टैक्स को बचाने के लिए किया है, तो भी पेनल्टी है वो इम्पोज हो सकती है। सेलिंग स्टॉक होल्डर्स में नॉट बी वेल इन्फॉर्म्ड, हैंस बी ट्रीटेड अनफेयरली। जाहिर है इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो शेयर होल्डर्स के पास नहीं है ना, वो उन्होंने बेच दिया और बाद में शेयर की प्राइस डबल हो गई
तो उनको तो नुकसान हो गया। फर्म में हैव टू बिड अप प्राइस टू कंप्लीट परचेज, अगर जब आप ओपन मार्केट से परचेज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, तो यू माइट एंड अप इन पेइंग अ हायर प्राइस फॉर योर ओन स्टॉक। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अच्छा जी, लास्ट इसमें है स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक डिविडेंड तो सिंपल है कि जी आपने 10% डिविडेंड देना था, वो 10% कैश में देने के बजाय आपने 10% शेयर्स दे दिए। यू हैव गिवन शेयर्स इन लिeu ऑफ कैश, तो इसको कहते हैं शेयर स्टॉक डिविडेंड। फर्म इश्यूज न्यू शेयर इन लिeu ऑफ पेइंग अ कैश डिविडेंड इफ 10% गेट 10 शेयर्स फॉर ईच 100 शेयर्स ओन। अगर आपके पास 100 शेयर हैं, कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया तो आपको 10 नए शेयर मिल जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट ये है, फर्म इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से 2 to 1, सेंड शेयर होल्डर्स मोर शेयर। स्प्लिट कर दिए, यानी अगर कंपनी कहती है हमने शेयर स्प्लिट कर दिए हैं, 2 to 1 स्प्लिट किया है, तो जिसके पास एक था उसको एक शेयर और मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। क्यों करते हैं स्टॉक स्प्लिट, आगे शायद उसका रीजन आ जाएगा। अब हाँ, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक है ना, तो आप कंपनी आपको उसको 100 हो जाएंगे, उसका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाएंगे। अब है क्या, बोथ स्टॉक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सो द पाई इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। पिज्जा उतना ही है, पहले आपने 4 पीस किए थे, अब आपने 8 पीस कर दिए, तो पिज्जा का साइज तो नहीं बढ़ेगा, पिज्जा उतना ही रहेगा, सिर्फ उसके नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ उसके पीसेस बढ़ जाएंगे। Unless the stock dividend or split conveys information or is accompanied by another event like higher dividend, the stock price falls so as to keep investors' wealth unchanged. Generally ये जब आप स्टॉक डिविडेंड देते हैं या स्टॉक स्प्लिट करते हैं, दोनों सूरतों में शेयर की प्राइस कम हो जाती है, शेयर की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, हाँ, वो स्टॉक स्प्लिट दोनों केसेस में, हाँ, कैश रिटेन हो गया, कैश उसके पास। बोथ स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड मे गेट अस टू एन ऑप्टिमल प्राइस रेंज। ये आगे पॉइंट आ रहा है कि क्यों हम स्टॉक स्प्लिट करते हैं। देयर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट द ऑप्टिमल प्राइस रेंज फॉर स्टॉक इज $20 to $80, यानी अमेरिकन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि प्राइस जनरली $20 से कम हो तो लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते, nobody is interested in buying that stock, और प्राइस $80 से ऊपर चली जाए तब भी मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इसके बीच में प्राइस रहेगी तो लोग खरीदेंगे भी बेचेंगे भी। तो जब उन्हें लगता है प्राइस $80 से ऊपर जा रही है तो फिर स्टॉक स्प्लिट वो कर देते हैं ताकि प्राइस नीचे उसी रेंज में आ जाए जहां पे लोग उसको ऑप्टिमल रेंज के अंदर आ जाए। Stock split generally occur when management is confident, so are interpreted as a positive signal. On average, stocks tend to outperform the market in the year following a split. Immediately तो ये होगा स्टॉक स्प्लिट में कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी, अगले साल जाके फिर वो रिकवर हो जाएगा, फिर प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। बस ही दैट्स ऑल अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। इसके न्यूमेरिकल्स फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे और होपफुली नेक्स्ट क्लास हमारा कोर्स विल बी डन विद इट। फिर नेक्स्ट एक वीक और हमारी क्लास होगी, उसमें फिर हम रिवीजन कर लेंगे। दैट्स